आपका स्वागत है। हम प्रोनाउन देख रहे हैं। प्रोनाउन के चैप्टर में हमने प्रोनाउन के सारे रूल देखने के बाद हम प्रोनाउन पर एक्सरसाइज कर रहे हैं। एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस देख रहे हैं, जहां पे हम पहले फॉर्मेट में क्वेश्चंस देख रहे हैं, जहां पे एक सेंटेंस को 4 भागों में बांट करके 3 भागों में या तो गलती दी जाती है या चौथे भाग में ना गलती होने पे नो एरर का ऑप्शन दिया जाता है। हमें गलती को पकड़ना होता है जिस पार्ट में गलती होती है, या अगर कोई गलती ना होने पे हमें चौथा ऑप्शन जो डी का है वो सेलेक्ट करना होता है। हमने अभी तक इसमें 33 क्वेश्चन देख लिए हैं। 3 वीडियो में हमने 33 क्वेश्चन देखे हैं। आज हम इसके आगे शुरू करते हैं। जैसे हम यहाँ देखते हैं, यहाँ पे हमारा इट इज दे, ये आप देखेंगे इट इज दे। यहाँ पे देखिए इट से वाक्य की शुरुआत हुई है, और ये हम जानते हैं जब इट से वाक्य की शुरुआत होती है तो देखिए यहाँ पे जो हमारा वर्ब टू बी है, वर्ब टू बी के बाद जो आना चाहिए हमारा प्रोनाउन, वो सब्जेक्टिव केस में होना चाहिए, ना कि ऑब्जेक्टिव केस में। जबकि हम समानता जानते हैं कि वर्ब के बाद जो है प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस में लगता है, लेकिन यहाँ पे जब वर्ब टू बी रहता है तो हमने एक रूल पढ़ा था, वर्ब टू बी के होने पे प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस में रहता है वर्ब के बाद। तो ये हमारे हिसाब से सही है। आगे हम देखते हैं, अब दे के लिए ही हु आया है। अब हम कह रहे हैं यहाँ हु इज विद यू। अब हु किसके लिए आया है? दे के लिए आया है। तो हु का मतलब क्या है? हु का मतलब है दे। तो अगले क्लास के लिए ये हमारा रिलेटिव प्रोनाउन भी है और हमारा ये अगले क्लास का सब्जेक्ट भी है। तो हम इसके अनुसार जो वर्ब लगाएंगे तो दे के अनुसार वर्ब लगाना होगा, ना कि हमें यहाँ पे वर्ब लगाना है, इज नहीं लगाना है। दे के हिसाब से क्या लगाएंगे हम? दे के हिसाब से हम यहाँ पे आर वर्ब लगाएंगे, क्योंकि ये जो रिलेटिव प्रोनाउन है हमारा वो दे को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हो जाएगा दे हु आर, यानी यहाँ क्या होना चाहिए? आर होना चाहिए। हु आर विद यू, जो तुम्हारे साथ हैं। इन योर डूम्सडे, डूम्सडे मतलब होता है मतलब दुख के दिन, समझ लीजिए। डूम्स मतलब हो गया दुख, अंधेरा के दिन में, यानी जो अंधेरों के दिन में तुम्हारे साथ हैं। अदरवाइज देखिए फिर हमारी अब अच्छा हम यहाँ क्लास की अगर पहचान करें तो हमारा एक क्लास तो यहीं हो गया, यहीं तक ए पार्ट में जो है, जिसमें हमने देखा कोई गलती नहीं है। सब्जेक्ट हमारा इट बनाया गया, इज, उसके बाद प्रोनाउन ये, उसके बाद अगले क्लास में ये कंजंक्शन हो गया और ये अगले क्लास का सब्जेक्ट भी बन रहा है। अब ये क्लास हमारी चल रही है, यहाँ पे ये क्लास है हमारी, और ये क्लास हमारी कहाँ ख़त्म हुई? यहाँ पे बी तक बात ख़त्म हुई, डे तक। अब अदरवाइज ये हमारा कंजंक्शन है। इसके बाद देखिए इस कंजंक्शन के बाद जो क्लास चल रही है उसमें सब्जेक्ट भी यू भी है। तो अदरवाइज यू वुड हैव गॉट वन ओट एंड लग गया, फिर एक कंजंक्शन हमारा लग गया, एंड दैट वुड बी योर्स। ये हम देख रहे हैं, हालांकि हमें गलती मिल चुकी है, हमारे बी के पार्ट में गलती थी। अगर हम इसका अर्थ निकालें, इट इज दे, यानी वे थे, हम कहेंगे वे हैं, हम कहेंगे यहाँ पे वे हैं जो तुम्हारे दुख के दिनों मतलब दिन में तुम्हारे साथ हैं। अदरवाइज अन्यथा यू विल हैव गॉट वन वोट, अन्यथा तुमने केवल एक वोट प्राप्त किया होता, यानी एक समर्थन प्राप्त किया होता। एंड दैट वुड बी योर्स, और यह तुम्हारा होता, कह रहे हैं मतलब यह वोट केवल यह तुम्हारा ही समर्थन होता। मतलब कि हम कह रहे हैं कि भाई वे लोग हैं, कुछ मान लीजिए कुछ लोग हैं, 5-7 लोग हैं, हम करें यही इतने लोग हैं जो दुख के दिनों में भी तुम्हारे साथ हैं। अन्यथा तुमने सिर्फ एक ही समर्थन मतलब सिर्फ एक ही व्यक्ति से समर्थन प्राप्त किया होता, और वो कौन होता? वो खुद तुम्हारा समर्थन होता। कहने मतलब भाई तुम्हारा समर्थन सिर्फ तुम ही करते और कोई न करता, अगर उन लोगों को छोड़ दिया जाए तो। ये चीज़ें इस सेंटेंस में कही जा रही हैं। हमने अपना यहाँ पे गलतियाँ देख ली, कहाँ गलती है। अगला हम देखते हैं, अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस में हमारा है लेट आई गेट।
हम जानते हैं लेट एक वर्ब है, यानी ये सेंटेंस की शुरुआत हमारी वर्ब से शुरू हुई है, और जो सेंटेंस हमारा वर्ब से शुरू होता है उसे हम इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। और लेट एक ऐसी वर्ब है जिसके बाद आने वाला जो प्रोनाउन है वो ऑब्जेक्टिव केस में होना चाहिए। ये भी हमने एक रूल पढ़ा हुआ था जब प्रोनाउन का रूल हम पढ़ रहे थे, पर्सनल प्रोनाउन से संबंधित रूल, तो हमने बात की थी लेट एक ऐसी वर्ब है जिसके बाद आने वाला प्रोनाउन जो है ऑब्जेक्टिव केस में होना चाहिए। वैसे भी हम जानते हैं वर्ब के बाद प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस लगता है। तो हो गया लेट मी गेट होना चाहिए, लेट मी गेट। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए, लेट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, मतलब प्रोनाउन के बाद। लेट मी गेट दैट, देखिए लेट मी गेट, इसका मतलब हुआ मुझे प्राप्त करने दो, मुझे प्राप्त करने दो। प्राप्त करने का मतलब मुझे लेने दो, हम कह लें लेने दो। अब देखिए ये हमारी एक क्लास कंप्लीट हो जा रही है, क्योंकि आगे एक कंजंक्शन में दिख रही है। लेट मी गेट दैट गैस सिलेंडर फर्स्टली। अच्छा, हमारे यहाँ पे गेट गेट के बाद आ रहा है क्या, लेने दो, इसका इस वर्ब का ऑब्जेक्ट भी आ रहा है, दैट गैस सिलेंडर फर्स्टली। यहाँ हम देखेंगे दैट कंजंक्शन का कार्य नहीं कर रहा है, अभी हमारी वही क्लास चल रही है। दैट यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है, चूंकि इसके बाद एक नाउन है गैस सिलेंडर, यानी मुझे पहले, फर्स्टली हो गया पहले, ये एडवर्ब है हमारा, यानी मुझे गैस सिलेंडर, वह गैस सिलेंडर पहले प्राप्त करने दो, ये कहने का मतलब है। बिकॉज ये एक हमारा कंजंक्शन है, यहाँ पे एक हमारा कंजंक्शन। अच्छा, कैसे हम जान गए यहाँ दैट हमारा कंजंक्शन का कार्य नहीं कर रहा है, इस बात पे सोचने की बात है। भाई हम दैट देखते हैं, हम कंजंक्शन पहचान लेते हैं, नहीं, दैट हमारा कंजंक्शन का ही कार्य तो करता नहीं है। दैट हमारा रिलेटिव प्रोनाउन का जब कार्य करता है तब वो कंजंक्शन भी होता है, लेकिन दैट से हमारा जो है, दैट हमारा रिलेटिव प्रोनाउन भी हो सकता है, दैट हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी हो सकता है, और दैट हमारा एडजेक्टिव भी हो सकता है यदि उसके बाद एक नाउन है, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो सकता है। अभी तक हमने दैट के बारे में इतनी जानकारी इकट्ठा की है। तो दैट के बाद एक नाउन आ रहा था, इसलिए हमें दिखा कि ये क्या है, ये हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, और इसके बाद कोई वर्ब भी नहीं है, फर्स्टली एडवर्ब है। तो हमें पता चला कि इससे इसके आगे कोई क्लाज नहीं बन रही है, यानी ये इसी क्लाज का पार्ट था। अब हमारी कंजंक्शन बिकॉज हमें दिख रही है, बिकॉज जो हो गई ये कंजंक्शन हो गई। बिकॉज के बाद जो है एक नई क्लास शुरू, बिकॉज से ही एक नई क्लास शुरू हो रही है, क्योंकि हम कंजंक्शन को भी अगली क्लास का ही पार्ट मानते हैं। तो हम देख रहे हैं बिकॉज के बाद आई लगा हुआ है, आई बुक्ड, देखिए वर्ब आई हमारी, आई बुक, क्योंकि मैंने बुक किया था इट, इट किसके लिए है, गैस सिलेंडर के लिए, क्योंकि मैंने इसे बुक किया था अर्लियर, यानी पहले ही, पहले ही मतलब तुमसे पहले, मतलब जिनसे जिनसे बात चल रही है कि भाई मुझे गैस सिलेंडर पहले लेने दो, क्योंकि मैंने इसको पहले बुक किया था, हम कह रहे हैं मैंने इसको पहले बुक किया था देन यू, किसकी अपेक्षा, देखिए ये अर्लियर है, अर्ली, अर्ली जो है, अर्ली का कंपैरेटिव डिग्री है अर्लियर, यानी तुम्हारी अपेक्षा मैंने इसे पहले बुक किया था, हम कहेंगे। अर्ली मतलब होता है पहले, यानी पूर्व में, किसी से पहले। तो हमने कहा देन, ये देखिए कंपैरेटिव के बाद हमने बात किया था, देन लगता है उसके बाद आता है जिससे तुलना की जा रही थी, यानी देखिए मैंने इसे पहले बुक किया था अपेक्षाकृत तुम्हारे, यानी मैंने ये तुमसे पहले बुक किया था, ये कह रहे हैं हम। इसलिए क्या कहा जा रहा है, लेट मी गेट होना चाहिए, मुझे गैस सिलेंडर पहले लेने दो। ठीक, ये चीज़ हो गया हमारा। तो हमने देखा गलती कहाँ थी, लेट के बाद यहाँ पे मी होना चाहिए, ना कि आई होना चाहिए, यानी ए पार्ट में गलती थी। यहाँ हमारे ए पार्ट में गलती है, यहाँ हमारे बी पार्ट में गलती थी, ये बी वाले पार्ट में था। अगला हम देखते हैं वन मस्ट नॉट वरी मच। हाँ, यहाँ वन हमारा सब्जेक्ट हो रहा है, चूंकि ये वर्ब हमारी आ गई सीधे। वर्ब हमारी मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है कोई बेसिक वर्ब जो आती है, या ये वरी, वरी मतलब चिंता करना, और अगर नेगेटिव है तो नॉट बीच में रहता है, मॉडल वर्ब और मेन वर्ब के बीच में रहता है। तो वन हमारा यहाँ सब्जेक्ट बन रहा है। हमने बात किया था, एक रूल अलग से पढ़ा था, अगर वन हमारा सब्जेक्ट होता है तो वन का ऑब्जेक्टिव केस भी वन ही होता है। अगर पॉजेसिव केस हम कहें, पॉजेसिव केस कहें तो वंस होता है, और अगर हम इसका रिफ्लेक्सिव केस यूज करें तो वन सेल्फ होता है। तो हम देखते हैं कहाँ इसके लिए क्या उपयोग हो रहा है। वन मस्ट नॉट वरी मतलब किसी को चिंता नहीं करनी चाहिए, मच अधिक, मतलब ये एडवर्ब है, किसी को अधिक चिंता नहीं करनी चाहिए, किस चीज़ के बारे में, अबाउट, ये प्रीपोजिशन लग गया अबाउट, अबाउट अब एक नाउन आएगा, अबाउट हिज पास्ट, यानी अपने भूतकाल के बारे में,
ये देखिए ये नाउन की तरह कार्य कर रहा है, क्योंकि ये क्या है, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है। पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद एक नाउन आता है जिसपे अधिकार जताया जाता है। पास्ट मतलब जो बीता हुआ समय है उसके बारे में हम कह रहे हैं, उसके बारे में किसी को अधिक चिंता नहीं करनी चाहिए। अब आ गया एक हमारा फिर से कंजंक्शन है बिकॉज, क्योंकि अब देखिए अगली क्लास जो हो रही है इसका सब्जेक्ट वाट ही है। वाट इज गॉन यानी जो बीत चुका है, जो बीत गया है। लेट इट बी गॉन, अब लेट मतलब जाने दो। अब देखिए एक चाहिए हमें ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन चाहिए, ईट का ऑब्जेक्टिव केस ईट ही होता है। और ये किसके लिए ला रहे हैं हम, पास्ट के लिए। ये जो हमारा नाउन था इसी के लिए ला रहे हैं, मतलब लेट इट यानी बी मतलब बी गॉन मतलब जाने दो, यानी इसे यानी पास्ट को, जो पास्ट में जो हो गया उसे हम कह रहे हैं जाने दो। ठीक है ना, जो हो गया है उसे जाने दो, यानी भूल जाओ, ये कहने का मतलब है यहाँ पे। तो हमने देखा है भाई, वन मस्ट नॉट वरी अबाउट मच हिज पास्ट बिकॉज व्हाट इज गॉन लेट इट बी गॉन। इट जो है हम पास्ट के लिए उपयोग कर रहे हैं, तो यहाँ पे इट तो हमारा सही लग रहा है, तो हमें यहाँ गलती कहाँ पे देखेंगे हम, हाँ यहाँ हमने ध्यान नहीं दिया। अब यहाँ क्या है देखिए, हमें कह रहे हैं किसी को अधिक चिंता नहीं करनी चाहिए अपने पास्ट के बारे में। तो अपने जो यहाँ पे लगा, ये पॉजेसिव केस का जो लगा है पॉजेसिव केस, ये वन के लिए वंस होना चाहिए, तो यहाँ पे गलती थी, वंस पास्ट, तो हम ये देखेंगे यहाँ पे ये गलती थी। अगला सेंटेंस हम देखते हैं। अगला सेंटेंस हमारा क्या कहता है, अगला सेंटेंस है ही एक्सपेक्टेड, यानी उसने उम्मीद किया था, पास्ट इंडेफिनिट है, उसने उम्मीद किया था। यू एज पावरफुल मतलब उसने उम्मीद किया था तुमको, एज पावरफुल एज देम, तुमको इतना मतलब पावरफुल उम्मीद किया था, एज यू एज देम हम कह रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम देखेंगे एज के पहले हम देखेंगे प्रोनाउन जिस केस में है, एज के पहले जो प्रोनाउन जिस केस में है उसी केस में हमारा क्या होना चाहिए, प्रोनाउन यहाँ पे भी होना चाहिए। तो दे के स्थान पे देखिए यू क्या है, यू सब्जेक्टिव केस में है, तो हमारा ये प्रोनाउन भी होना चाहिए दे। अब देखिए हम क्या करें, ही एक्सपेक्टेड यू, इसने उम्मीद किया था तुम्हें उतना पावरफुल जितना कि उन लोगों को। ठीक है, ये हम कह रहे हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि भाई एज के पहले हमने एक रूल पढ़ा था, एज के पहले हमारा प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस में होता है, हालांकि यू तो हमारा ऑब्जेक्टिव केस में भी हम मान सकते हैं। तो ये वैसे ये सब्जेक्टिव केस है, इसलिए एज के बाद क्या होना चाहिए, दे होना चाहिए, ये भी सब्जेक्टिव केस में होना चाहिए। आप इनके बारे में डिटेल में हम यहाँ पे सिर्फ गलतियों को पकड़ रहे हैं, थोड़ा बहुत हम इसके बारे में क्या कर रहे हैं, तो रूल्स जान रहे हैं, बाकी हमने रूल्स के बारे में डिटेल में चर्चा कर रखी है। आप वहाँ पे जा कर के रूल्स देख सकते हैं इनसे संबंधित जो है। हम यहाँ पे सिर्फ सेंटेंस में गलतियाँ कहाँ हैं वो हम देख रहे हैं। अगला देखते हैं हम, आई हेट हिम, यानी हेट देखिए आई के हिसाब से हेट लगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट चल रहा है, आई हेट हिम यानी मैं उससे घृणा करता हूँ। मैं कह रहा हूँ हेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस चाहिए प्रोनाउन का है, ठीक है, हिम। मोर देन देम हम कह रहे हैं, हम देखिए मोर देन देम यानी कि मैं अब कह रहा हूँ कि देखिए दो हेट, इसे हेट करने का काम कौन कर रहा है, देखिए मैं उसे हेट करता हूँ मोर देन देम, यानी उनकी अपेक्षा कई लोग, मतलब हिम को हेट करने का काम दोनों लोग कर रहे हैं, एक तो आई भी कर रहा है और उधर देम वाले देम जो हैं वो भी कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि भाई यहाँ ऑब्जेक्टिव केस लगा है, तो इसके बाद भी ऑब्जेक्टिव केस यहाँ पे भी लगना चाहिए। ठीक है, यानी कि मैं उसे हेट करता हूँ मोर देन देम, उनकी अपेक्षा, उन लोगों की अपेक्षा मैं उसे जो है मोर देन देम, आई हेट हिम मोर देन देम, यानी मैं उसे हेट करता हूँ मोर देन देम, उनकी अपेक्षा अधिक हेट करता हूँ। तो ये हो गया हमारा, देखिए ये ऑब्जेक्टिव केस है, ये भी ऑब्जेक्टिव केस में होगा, तो हमारा इसमें कोई गलती नहीं है, ये सही है। अगला सेंटेंस हम देखेंगे, ही रेस्पेक्टेड यू मोर देन आई हम कह रहे हैं, यानी वह तुम्हारा सम्मान करता था मोर देन आई मतलब मुझसे अधिक,
अच्छा, हम पिछले वाले सेंटेंस में देखेंगे, यहाँ सेंटेंस का क्या अर्थ हो रहा है हम देखेंगे। आई हेट हिम, मैं उससे नफरत करता हूँ, मोर देन देम, यानी कई लोग हैं, मतलब ये जो नफरत करने का कार्य कर रहा है वो आई ही कर रहा है, और यहाँ जो ढेर सारे लोग हैं उनसे कहीं अधिक नफरत ये इससे एक व्यक्ति जो है उससे करता है। मतलब जो कई लोग हैं, नफरत करने का कार्य आई ही कर रहा है, आई हेट हिम, यानी एक व्यक्ति है, मान लो राधा है, वो राधा से नफरत करता है, लेकिन राधा की कई सहेलियां और हैं, उनसे कम नफरत करता है, उससे अधिक राधा से नफरत करता है। तो यहाँ पे वो कह रहा है राधा नहीं है, पे हमें मेल लेना पड़ेगा। मान लो मोहन है, मोहन राम से अधिक नफरत करता है, बल्कि राम के जो दोस्त हैं उन सबसे कम, उस राम से जितना नफरत करता है उससे कम उन लोगों से नफरत करता है। नफरत उनसे भी करता है, तो कैसे बोलेगा, जो ढेर सारे राम के दोस्त हैं उनके लिए दिम का प्रयोग किया जाएगा, और जो राम है उसके लिए एक व्यक्ति के लिए हिम का प्रयोग किया जाएगा, और ये ऑब्जेक्टिव केस ही लगेगा, क्योंकि तुलना इन दोनों, मतलब इन दोनों के बीच में तुलना हो रही है कि इससे अधिक नफरत कर रहा है, इससे कम नफरत कर रहा है, और करने वाला कौन है, यही। हमने इसको डिटेल में बात की है, आप देखेंगे रूल्स से संबंधित जो ये रूल है वहाँ पे हमने डिटेल में बात की है, मोर के माध्यम से, मतलब ये दैन के माध्यम से हम कैसे देखते हैं और कब हम ऑब्जेक्टिव केस लगाते हैं और कब सब्जेक्टिव केस लगाते हैं। जैसे यहाँ देखें हम, ही रेस्पेक्टेड यू, ही रेस्पेक्टेड यू यानी वह, उसने सम्मान किया था तुम्हारा, मोर देन आई, मतलब हम कह रहे हैं कि उसने दो लोगों का सम्मान किया था, एक व्यक्ति था, ठीक है, एक व्यक्ति था उसका और मैं था, दो लोग थे, उसने उसका, मतलब यू जिसके लिए प्रयोग हो रहा है, यू का सम्मान ज़्यादा किया और मेरा सम्मान कम किया। तो इस तरीके से देखिए तुलना दोनों किसके किस बीच हो रही है, यू के बीच में और आई के बीच में, इनके बीच में यू का सम्मान कम किया गया, सॉरी यू का सम्मान ज़्यादा किया गया, आई का सम्मान कम किया गया, और सम्मान किसने किया, ही ने ही किया, यानी सब्जेक्ट के स्थान पे जो है वही कर रहा है, और तुलना लेकिन चल रही है किसके बीच में, यू और आई के बीच में। तो हम ऐसी केस में क्या करेंगे, ये ऑब्जेक्टिव केस में है क्योंकि ये वर्ब के बाद है, ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ आई की जगह क्या होना चाहिए, मी होना चाहिए, ना कि कहेंगे, तो हम यहाँ लगाएंगे मी, यहाँ लगाएंगे मी, देन मी हो जाएगा। तो सी वाले पार्ट में हमारे यहाँ पे गलती है। इस प्रकार से आप देखेंगे सब्जेक्टिव केस कब लगेगा, अभी हमने बात की थी एक सब्जेक्टिव केस के यहाँ पे, ही एक्सपेक्टेड यू, यानी उसने उम्मीद किया था तुम्हें उतना ही पावरफुल जितना कि उन्हें। अब देखिए इन दोनों के बीच में क्या है, तुलना इससे नहीं हो रही, देखिए ये उसने उम्मीद किया था तुम्हें उतना पावरफुल जितना कि उन लोगों को, कई लोग थे उनके बीच में, तो इस केस में हम यहाँ पे सब्जेक्टिव केस लगा रहे हैं। अब अगला सेंटेंस हम देखते हैं, अगला सेंटेंस हमारा आई नो द मैन, मैं जानता हूँ उस आदमी को। अब देखिए ये क्या, मैं उस आदमी, इसमें सब्जेक्ट भी आ गया, ऑब्जेक्ट भी आ गया, तो ये क्लास पूरा हो गया हमारा, आई सब्जेक्ट हो गया, नो वर्ब हो गई, ये द मैन हो गया, तो हमारा ये क्लास पूरा हो गया। अब देखिए एक हमारा लग गया, यहाँ पे लग गया, अब क्या आ गया, अगली क्लास आ गई, चूंकि ये रिलेटिव प्रोनाउन आ गया, और रिलेटिव प्रोनाउन हमारा ऑब्जेक्टिव केस में आ रहा है। हम देखेंगे क्या ऑब्जेक्टिव केस की जरूरत है, आगे देखते हैं। हमें वर्ब दिखाई दे रहा है, भाई ये ऑब्जेक्टिव नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, सब्जेक्टिव केस चाहिए, क्योंकि वर्ब आ रहा है तो यहाँ सब्जेक्ट की जरूरत है, ना कि ऑब्जेक्ट की। तो मैन के हिसाब से क्या होना चाहिए, हु हो जाएगा, यानी आई नो द मैन, मैं जानता हूँ उस आदमी को जिसने इन्वेस्टिगेट किया था उस पर्सन को, यानी उस इन्वेस्टिगेट किया था उस पर्सन को, टू अटैक, अटैक करने के लिए किस पे, सरबजीत सिंह, सरबजीत सिंह पर अटैक करने के लिए, किसमें, इन पाकिस्तान से जेल, देखिए पाकिस्तान की जेल में, यानी पाकिस्तान की जेल में सरबजीत पर आक्रमण हुआ था। उस आक्रमण को जो है कराने वाला कौन था, तो इस आदमी ने उस आदमी के बारे में, उस पर्सन के बारे में इन्वेस्टिगेट किया था, ये यहाँ कहा जा रहा है। तो हमने देखा यहाँ हमें सब्जेक्टिव केस की जरूरत थी, ना कि ऑब्जेक्टिव केस की, बी पार्ट में हमारी गलती है। अगला सेंटेंस हम देखेंगे, अगला सेंटेंस है आई डोंट लाइक टू मीट, देखिए आई डोंट लाइक, ये हो गया हमारा, यहाँ पे हो गया आई डोंट लाइक, तो ये हो गया हमारा, ये अभी चल रहा है लाइक, क्या लाइक, टू मीट, देखिए एक और हमारा इन्फिनिटिव के रूप में वर्ब आ गया, चूंकि हमारी एक वर्ब आ चुकी थी। अब जो लाइक का जो हमारा, लाइक हमारा ट्रांजिटिव वर्ब हो गया, इसको ऑब्जेक्ट चाहिए था, ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटिव के रूप में आया है। टू मीट सच अ मैन, यानी मैं पसंद नहीं करता हूँ मिलना इस प्रकार के आदमी से, देखिए इस प्रकार के आदमी से। अब जो, देखिए यहाँ तक एक क्लास हमारी पूरी हो गई। अब इसी नाउन के लिए एक हमारा रिलेटिव प्रोनाउन आ रहा है,
हमें क्या यहाँ ऑब्जेक्टिव ज़रूरत है या सब्जेक्टिव की, देखेंगे अगले क्लास में। अगला क्लास में सब्जेक्ट है हमारे पास, तो क्या है ये सब हमें ऑब्जेक्टिव भी चाहिए, ठीक है। यहाँ मैन को ऑब्जेक्ट बनाया जा रहा है अगली क्लास में, तो ऑब्जेक्टिव केस लगेगा, ठीक है हमारा। हम कहेंगे आई डोंट लाइक टू मीट सच अ मैन होम यू कंपनी, मतलब मैं नहीं पसंद करता इस प्रकार से आदमी से मिलना जिसको तुम कंपनी मतलब साथ देते हो, जिसके साथ रहते हो, जिसकी संगत करते हो, ये हो गया। तो हमारा ये पार्ट एकदम नो एरर है, हम कहेंगे ये हमारा एकदम ठीक है। अगला हम देखते हैं, अगला सेंटेंस हमारा है आई सा द इसेंट्रिक पर्सन। इसेंट्रिक मतलब होता है विचित्र, अनोखा, यानी कि अनोखा, सन की कह लें आप, ठीक है। इसेंट्रिक हो गया, अजीब, असाधारण कह सकते हैं आप। मैंने देखा था दैट इसेंट्रिक पर्सन। अब यहाँ दैट देखती है, आप ये नहीं समझेंगे कि ये क्या काम कर रहा है, ये कंजंक्शन का काम कर रहा है या रिलेटिव प्रोनाउन का कार्य कर रहा है, क्योंकि इसके बाद एक नाउन है। तो ये क्या कर रहा है, ये उस नाउन को की तरफ संकेत करने का कार्य कर रहा है, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है ये। क्योंकि देखिए ये क्या है, ये नाउन है, ये हमारा इसेंट्रिक पर्सन को आप एक नाउन समझ लीजिए, विचित्र आदमी, और उस विचित्र आदमी की ओर संकेत कर रहा है कि उस विचित्र आदमी। तो क्या है, दैट हो गया हमारा यहाँ पे एडजेक्टिव हो गया, और कैसा एडजेक्टिव हो गया, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो हमारी क्लास यहाँ से चली, मैंने देखा था उस शन की आदमी को। अब इस आदमी के लिए देखिए एक रिलेटिव प्रोनाउन आ रहा है हु। अब हमें हु चाहिए या क्या चाहिए, हम देखते हैं। हु के बाद एक नाउन दिख रहा है, तो हमें अगर नाउन है तो नाउन पे अधिकार जताने वाला शब्द चाहिए, यानी हमें पॉजेसिव केस चाहिए। तो इसके हिसाब से क्या होना चाहिए, हु जो होना चाहिए, हुज आइज, जिसकी आंखें वर रेड, जिसकी आंखें क्या थी, लाल थी। एंड लग गया तो अब चीजें और कॉमन हो जाएगी, क्या, सब्जेक्ट हमारा कॉमन हो जाएगा। तो हम देखेंगे एंड हुज, हु कॉमन हो गया केवल, हुज हेयर, और जिसके बाल क्या थे, ब्लू थे। तो हम ये देख रहे हैं, यहाँ आइज देखो प्लूरल थी तो वर लगा, यहाँ हेयर सिंगुलर है तो वाज लगा। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि भाई हमने देखा, कैसे हम पहचान लेंगे, दैट हमारा हर जगह कंजंक्शन थोड़ी ना रहेगा। अब इसके बाद नाउन आ रहा है तो ये क्या है, एडजेक्टिव है। तो हमारी ये क्लास यहाँ खत्म हो रही है, उसके बाद अगली क्लास यहाँ से चली, जिसमें हमने देखा एक नाउन भी है, अगर उसके बाद बरबा रही है, अगर एक नाउन है तो ये हु के माध्यम से हम, अच्छा हुम करेंगे तो अर्थ ही नहीं बनेगा, हुम जिसको आंखें होगा ही नहीं भाई। अगर एक नाउन उसके बाद दिख रहा है तुम्हें जिस पर अधिकार जताया जा सकता है, तो आप क्या करेंगे, पॉजिटिव केस लगाएंगे यहाँ पे। और हमने देखा एंड लगने पे जो चीज़ें कॉमन हो सकती हैं वो कॉमन हो जाएंगी। जैसे हमें देखिए यहाँ आंखों पे अधिकार जताना था, यहाँ हेयर पे जताना है, तो हुज कॉमन को हम लेके चलेंगे। एंड कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है और ये कॉमन ले लेता है। जब हमने देखा था वहाँ पे क्लाज पढ़ा था, तो क्लाज में हमने कंजंक्शन की भी बात की थी, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की, किस प्रकार से हम कॉमन करते हैं, वहाँ पर हमने डिटेल में बात की, आप वहाँ देख सकते हैं। अगला सेंटेंस हम देखते हैं, द गीता। द गीता देखिए यहाँ पे ये क्या है, द गीता द होली स्क्रिप्चर ऑफ द हिंदूज। हमने बात की थी एक नाउन के, कौन से केस की हमने बात की थी, नाउन का हम बात कर रहे थे। ये नाउन का हमारा एक केस था जहाँ पे हम नाउन के लिए कुछ अन्य चीज़ें लाते थे, उसको हम कहते थे नाउन का, कौन सा केस हमने बात की थी, नाउन के केस में जो हमने बात की थी, तो बात की थी कि भाई नाउन होता है, नाउन के लिए अगर उस नाउन को, जैसे जिस नाउन को हमने बोला उसी नाउन के बारे में कुछ अलग नाम दे करके उसको ले आए, तो ऐसे केस को कहते हैं नाउन इन अपोजिशन। नाउन इन अपोजिशन केस, ये मतलब इस नाउन के लिए अपोजिशन में, ये अपोजिशन मतलब होता है सामने, ठीक है ना। तो जैसे गीता को क्या बोला जा रहा है, द गीता, गीता के बारे में फिर बताया गया कि इसको क्या कहा, गीता को द होली स्क्रिप्चर ऑफ द हिंदूज, यानी हिंदुओं की जो है पवित्र ग्रंथ कह लें, हिंदुओं का पवित्र ग्रंथ गीता की बात चल रही है। तुम्हारा सब्जेक्ट हो गया गीता ही, और गीता को ही अलग नाम से एक पुकारा गया कि ये क्या है, हिंदुओं की पवित्र पुस्तक है, पवित्र ग्रंथ है। अब देखिए गीता के बारे में क्या लगाया, विच लगाएगा, विच टीचस, यानी जो हमें टीच करती है, यानी पढ़ाती है। क्या पढ़ाती है, हम देखते हैं, टीचस द राइट पाथ ऑफ कर्मा, यानी कि पाथ मतलब हो गया मार्ग, कर्म के सही मार्ग को पढ़ाती है, की शिक्षा देती है हमें।
ये बात चल रही है। अब ये देखिए आगे क्या चला, इज, क्योंकि देखिए इसका ये हमने देखा ये हमारा एक सब्जेक्ट ही बन रहा था, लेकिन सब्जेक्ट के जस्ट बाद क्या आ गया, एक रिलेटिव प्रोनाउन आ गया। जैसे ही रिलेटिव प्रोनाउन आ जाता है तो हमारा ये सब्जेक्ट धरा का धरा रह गया, बल्कि इसी के लिए ये भीष्म जो है वो गीता को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन ये एक नई क्लास आरंभ हो गई। अब जैसे ही ये क्लास खत्म होगी, हमारा जो वर्ब आएगा वो इसके हिसाब से आएगा, यानी गीता के लिए जो सब्जेक्ट था उसकी वर्ब यहाँ है, इज रेस्पेक्टेड एंड एडॉप्टेड बाय द होल वर्ल्ड। तो हम देखिए इसके अर्थ कैसे निकालते हैं। हमने बात किया था ये कि भाई एक नाउन प्रयोग क्यों होता है, नाउन के तुरंत बाद अगर रिलेटिव प्रोनाउन लग जाए, यानी उसकी उस वाले नाउन की वर्ब ना आए, रिलेटिव प्रोनाउन लग जाए, तो एक एडजेक्टिव क्लॉज आती है जो उस नाउन के बारे में डिस्क्राइब करती है, उसके बारे में हमें कुछ जानकारी देती है, जो कि एडजेक्टिव क्लॉज के माध्यम से दिया जाता है। क्योंकि हम जानते हैं एडजेक्टिव क्या होता है, जो नाउन के बारे में बताता है। और ये भी यहाँ क्या कार्य कर रही है, ये भी यहाँ पे नाउन के बारे में पूरी क्लॉज बताने का कार्य कर रही है। तो ये क्या है, ये है हमारे एडजेक्टिव क्लॉज। तो गीता, यहाँ गीता, ये इतना वर्ड जो लगा गीता के बारे में ही कुछ जानकारी देने लगा, जिसे हम नाउन इन अपोजिशन केस कहते हैं। आप नाउन वाले में देख सकते हैं, हमने इसकी डिटेल में चर्चा की है। अब भीष्म टीचर्स ये हो गया हमारा, ये क्लास जैसे ही खत्म होगा तो इसका जो गीता जो था इसका सब्जेक्ट, इसका वर्ब आएगा यहाँ पे। तो हम देखते हैं गीता हिंदुओं की जो पवित्र ग्रंथ है, विच जो टीच करती है हमें क्या, कर्मा के राइट पथ को, मतलब कर्मा के ठीक मार्ग को, उचित मार्ग को। इज रेस्पेक्टेड, अब देखिए ये मतलब रेस्पेक्ट की जाती है, यानी गीता का रेस्पेक्ट किया जाता है, गीता जो पुस्तक है उसकी रेस्पेक्ट की जाती है। और देखिए एंड से और क्या कॉमन हो गया, एंड से गीता तो कॉमन चल ही रहा था, एंड के बाद यहाँ पे इज भी कॉमन हो गया, इज एडॉप्टेड, क्योंकि पैसिव वॉइस में, और इसे एडॉप्ट किया गया है बाय द होल वर्ल्ड। एडॉप्ट मतलब इसे अपनाया गया है संपूर्ण वर्ल्ड के द्वारा। क्या अपनाया गया है, जो इसकी शिक्षाएं हैं, गीता की जो शिक्षाएं हैं। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं, इसमें हमारे कोई गलती नहीं। क्यों, क्योंकि भाई देखिए ये चला हमारा गीता हो गया, इसके बाद ये जो विच आया वो गीता के लिए ही आ रहा है। गीता के हिसाब से चूंकि सिंगुलर था, टीच लगा, ठीक है, TCES लगा, इसमें अस आ गया ऑब्जेक्टिव केस में हमें, ठीक है। अब ये भी आ गया द राइट पाथ ऑफ कर्मा, ये भी ठीक है। अब हमारा इस गीता के हिसाब से ये बरबाई इज रेस्पेक्टेड, बिल्कुल ठीक है। यहाँ एडॉप्टेड लगा तो इज कॉमन हो गया एंड के माध्यम से, एडॉप्टेड बाय द होल वर्ल्ड। तो एकदम सब कुछ ठीक है, यहाँ पे कोई गलती नहीं है, यानी हमारा डी पार्ट सही है। अगला देखेंगे हम, आई हैव, हम बात करें आई हैव अ कार, आई हैव अ कार, आई के हिसाब से हैव लगना चाहिए, बिल्कुल सही है। आई हैव अ कार, तो ये हमारी एक क्लास हो गई। दैट लगा, कार के लिए ही लगा तो सिंगुलर दिखा रहा है। दैट गिव्स होना चाहिए, दैट गिव नहीं होना चाहिए, दैट गिव्स अस, तो यहाँ गलती मिल गई हमें। दैट गिव्स अस जो हमें देती है अनबिलीवेबल माइलेज, अविश्वसनीय माइलेज देती है, कितने का, आप 40 किलोमीटर पर आवर, यानी 1 घंटे में 40 किलोमीटर चल जाने का माइलेज देती है, जो कि अविश्वसनीय है। तो हमारे यहाँ क्या होना चाहिए, गिव्स होना चाहिए, गिव नहीं होना चाहिए, क्योंकि कार के लिए दैट आया रिलेटिव प्रोनाउन, जो अगले क्लास का सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो चाहिए वर्ब हमें, यस यही इसके साथ में। अगला सेंटेंस हम देखते हैं, अगला सेंटेंस हमारा है, अगला सेंटेंस देयर इज नन, देयर इज नन है, मतलब देखिए नन के हिसाब, देयर तो हमारी सब्जेक्ट होती नहीं है, इसके बाद वाला सब्जेक्ट होता है। दो देयर इज नन हु वांट्स, देखिए नन को यहाँ पे क्या, नन को यहाँ पे भी सिंगुलर माना गया है, यहाँ पे भी सिंगुलर माना गया है। तो हम देखते हैं यहाँ पे क्या गलती है। आगे हम अगर देखेंगे तो हम यहाँ पे क्या है, देयर इज नन, नन हु वांट्स टू स्टे, यानी वर्ब तो हमारी सही चल रही है, क्योंकि सब्जेक्ट नन का मतलब होता है नो वन, यानी एक की ही बात चलती है यहाँ। तो देयर इज नन सही है। हु वांट्स जो चाहता है, टू स्टे, देखिए एक वर्ब थी फिर एक वर्ब आ रही थी, तो इन्फिनिटिव के माध्यम से आई, एक ही क्लास में आ रही है। तो जो चाहता है स्टे यानी रहना, कहाँ, इन दिस रूम, इस रूम में, विदाउट एसी, मतलब कोई भी नहीं है, हम कह रहे हैं यहाँ नन मतलब कोई भी नहीं है जो चाहता है रहना इस रूम में बिना एसी के, ये हम कह रहे हैं यहाँ पे। विदाउट यहाँ प्रीपोजिशन है, एसी हमारा एक नाउन हो गया, चूंकि प्रीपोजिशन के बाद नाउन आना चाहिए। दिस हमारा देखिए यहाँ पे भी क्या है, एक एडजेक्टिव है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, चूंकि इसके बाद एक नाउन आ रहा है।
तो हम यहाँ देखेंगे यहाँ गलती क्या है, फिर हमें देखना है। हमने बात की थी जब पहली क्लास है, प्रिंसिपल क्लास है, उसमें नन शब्द आ जाए तो हु कंजंक्शन से ना जोड़ करके हम दैट से जोड़ते हैं। यहाँ दैट लगाना पड़ेगा हमें, न कि ये लगाना पड़ेगा। तो हमें ये बातें ध्यान रखनी पड़ेंगी। तो हमने यहाँ तक देख लिया, 45 तक हम क्वेश्चन पहुँच गए, बाकी हम कल देखेंगे। हम यहाँ देख रहे हैं हर एक चीज़ जो है अपने एकदम व्यवस्थित क्रम में है, और इनको हम किस तरीके से पहचान सकते हैं, इसी तरीके से हमें देखना होगा कि भाई दैट कोई भी वर्ड हमेशा एक ही पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं हो सकता। जैसे जैसे हम सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे वैसे वैसे हम पहचानना सीख जाएंगे कि किसी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम देखते ही, यानी किसी भी वर्ड को देखते ही हम सीधे नहीं कह देंगे ये कंजंक्शन है, ये नाउन है, ये जो है प्रोनाउन है, ये रिलेटिव प्रोनाउन। जैसे देखिए हम क्या दैट को रिलेटिव प्रोनाउन अभी तक पढ़ रहे थे, क्या रिलेटिव प्रोनाउन यहाँ है? नहीं है। ये यहाँ पे क्या है, इसके बाद एक नाउन आ रहा है, ये एडजेक्टिव है। यहाँ पे भाई यहाँ दैट आ रहा है, देखिए इसके बाद वर्ब है, ये रिलेटिव प्रोनाउन है और सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है। यहाँ हम देखेंगे भाई दिस लग रहा है, दिस हमारा प्रोनाउन भी हो सकता है। दिस देखिए यहाँ एडजेक्टिव है, चूंकि इसके बाद एक क्या है, एक हमारा इसके बाद नाउन है। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि हर एक वर्ड जिस स्थान पे बैठ जाएगा, जो कार्य करने लगेगा, उसके हिसाब से उसका नाम होगा, उसके हिसाब से उसके काम के अनुसार नाम होगा। दैनिक जीवन में भले हमें ऐसे व्यक्ति मिल जाएं जिनके अंदर वो गुण ना होने के बावजूद भी उनका नाम वो मिले। मतलब भाई हमें बहुत सारे लोग मिलते हैं कि भाई उनका नाम है लेकिन नाम के अनुसार उनका काम नहीं रहता है। लेकिन यहाँ पे ग्रामर में ऐसा नहीं है। ग्रामर में जो जिस प्लेस पे बैठ जाएगा वो काम करेगा, उसे वो काम करना है। तो हमें पहले पहचानना होगा कि भाई वो जिस स्थान पे बैठा है क्या सही स्थान पे बैठा है, और सही स्थान पे बैठा है तो जिस स्थान पे बैठ गया है वही कार्य करना चाहिए। उसी के हिसाब से उसके काम के आधार पे उसका नाम होगा, उसका नाम होगा, तब वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव बनेगा, प्रोनाउन बनेगा, नाउन बनेगा, एडवर्ब बनेगा। हम आगे सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच जान जाएंगे। और जैसे ही हम वर्ब को एक बार डिटेल में पढ़ लेंगे, एक्टिव पैसिव पढ़ लेंगे, तो हम बहुत भली बात समझ पाएंगे हर एक बात को। जैसे मैं यहाँ कंजंक्शन की बात कर रहे हैं बार बार, आप इसमें भी थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं। अभी कंजंक्शन की बात करेंगे, भाई ये है हमारा, हम बात कर रहे हैं बार बार कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में जो चीज़ें कॉमन हो सकती हैं पहले से आई हुई, उन चीज़ों को कॉमन कर लिया जाता है। जैसे मैंने कहा यहाँ एडॉप्टेड है, देखिए यहाँ एक नई क्लास चल रही है, एंड के बाद एक नई क्लास चल रही है, लेकिन ना तो इसका सब्जेक्ट दिख रहा है। तो सब्जेक्ट इसके पहले जो चल रहा था वो कॉमन हो चुका है। सब्जेक्ट विच चल रहा था, जो कि विच किसके लिए चल रहा था, गीता के लिए, यानी गीता इसके लिए, देखिए इसके लिए गीता चल रहा था, तो गीता कॉमन हो गई। दूसरे नंबर ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इसके पहले इज भी लगना चाहिए मतलब गीता के अनुसार, तो इस वाली क्लास में इज था, ये भी कॉमन कर लिया गया। तो इस तरीके से हम एक एक स्ट्रक्चर को समझ जाएंगे तो भली बात हम उसका अर्थ भी निकाल पाएंगे। तो हम धीरे धीरे ये सीख लेंगे आगे, जब सारे पार्ट्स सब चीज़ पढ़ लेंगे। तो हम आज यहीं तक रखते हैं।